बताया हुआ है। ट्यूमर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए ट्यूमर क्या होता है। बच्चों आपको पता है जब आपकी बॉडी के अंदर एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होने लग जाए, एबनॉर्मल सेल डिवीजन होने लग जाए, तो वहां पे सेल का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा एक्सेस में हो जाता है, जितना होना चाहिए उससे एक्सेस में हो जाता है, और इसी को हिंदी में बोलते हैं गांठ। क्या बोलते हैं, गांठ। और साइंटिफिक वर्ड होता है ट्यूमर, मतलब कैंसर हो गया, जितना डिवीजन सेल का होना चाहिए था उससे ज्यादा हुआ है, तो इसकी वजह से कैंसर का फॉर्मेशन हो गया है। तो वो कह रहा है ये जो ट्यूमर बनता है इसका ओरिजिन मसल सेल्स में भी हो सकता है, जर्म सेल्स में भी हो सकता है, एपिथेलियल सेल्स में भी हो सकता है, और ये व्हाइट ब्लड सेल में भी हो सकता है। तो आपको बताना है कि कौन सा ट्यूमर कहाँ ओरिजिनेट करता है, तो उसके लिए बायोलॉजी में, साइंस में हम कौन सा नोमेनक्लेचर यूज करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो जब भी हमें मसल सेल्स के अंदर ट्यूमर ओरिजिनेट करेगा, जब भी मसल सेल के अंदर ट्यूमर का फॉर्मेशन होगा, तो उस चीज के लिए बच्चों हम लोग टर्म यूज करते हैं सार्कोमा। क्या टर्म यूज करते हैं, सार्कोमा। एमएस धोनी है ना, एमएस धोनी ऐसे याद कर लो, एमएस धोनी मतलब मसल सेल्स के लिए सार्कोमा वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर जर्म सेल्स के अंदर ट्यूमर फॉर्मेशन हुआ है, जो आपके जर्म सेल्स हैं उनके अंदर अगर ट्यूमर फॉर्मेशन हुआ है, तो हम वर्ड यूज करते हैं टेराटो कार्सिनोमा। क्या वर्ड यूज करते हैं, टेराटो कार्सिनोमा। जीटी, जीके की जगह याद कर लो जीटी, ठीक है, जनरल टेस्ट जीटी ऐसे याद कर लो। थर्ड है एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल बच्चों, जो एपिथेलियल सेल होते हैं अगर उनके अंदर ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है, तो हम लोग वर्ड यूज करते हैं कार्सिनोमा। तो हम लोग याद रखेंगे ईसी, ईसी, ठीक है, हम लोग कैसे याद रखेंगे, ईसी। और अगर व्हाइट ब्लड सेल के अंदर हमें ट्यूमर देखने को मिल रहा है, कैंसर देखने को मिल रहा है, तो हम लोग याद करते हैं ल्यूकेमिया। तो एमएस धोनी, जनरल टेस्ट, ठीक है, ईसी आपकी इंजीनियरिंग की एक ब्रांच होती है ईसी, और फिर है आपका डब्ल्यूएल। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपको मैचिंग में भी आ सकता है, या सिंपल क्वेश्चन भी पुटअप किया जा सकता है आपसे। तो यहाँ पे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, मसल सेल्स का क्या है यहाँ पे, सार्कोमा। इसका मतलब पी का सेकंड। अगर तुम्हें सिर्फ ये भी पता है ना कि मसल सेल्स को सार्कोमा कहते हैं, मसल सेल्स के अंदर अगर ट्यूमर है तो उसको सार्कोमा कहते हैं, तो यहाँ से तुम्हारे बाकी तीनों ऑप्शन तो गलत हो गए। तो राइट आंसर यहीं से तुम्हें पता चल जाएगा डी। यहीं से बच्चों तुम्हें राइट आंसर पता चल रहा है, राइट आंसर क्या है, डी। इज इट क्लियर टू एवरीवन। इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी के साथ बच्चों हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द जीन दैट इंक्रीजेस सस्पेक्टिबिलिटी टू ब्रेस्ट कैंसर इज। आपको पता है कैंसर बहुत टाइप का होता है, कैंसर ब्लड कैंसर होता है, और आपका ब्रेस्ट कैंसर होता है, आपका ओवेरियन कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, लंग कैंसर है, बहुत टाइप की कैंसर है। तो बच्चों होता क्या है, अल्टीमेटली हर चीज को जीन कंट्रोल कर रहे हैं। आपके डीएनए के पास जो जीन है, उन्हीं जीन्स के अंदर कुछ ना कुछ म्यूटेशन वगैरह होती है, जिसकी वजह से आपको क्या होता है बच्चों, कैंसर होता है। क्या होता है, कैंसर। तो बच्चों कैंसर से रिलेटेड जीन दो टाइप के होते हैं। ऐसे जीन जो कैंसर को कंट्रोल करते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। एक को हम लोग बोलते हैं बच्चों ट्यूमर सप्रेसर जीन। क्या बोलते हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन। और दूसरे टाइप को हम बोलते हैं ओनकोजीन्स। जो दूसरे टाइप के जीन्स होते हैं बच्चों उनको हम बोलते हैं ओनकोजीन्स। एक बच्चों होते हैं आपके ट्यूमर सप्रेसर जीन, और दूसरे टाइप के जीन्स होते हैं ओनकोजीन्स। ट्यूमर सप्रेसर जीन, नाम से पता चल रहा है ट्यूमर को सप्रेस करते हैं, इसका मतलब बच्चों ये कैंसर को क्या करते हैं, सप्रेस, कैंसर को होने से रोकते हैं। अगर आपके पास ट्यूमर सप्रेसर जीन प्रेजेंट है और वो नॉर्मली फंक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब कैंसर सप्रेस हो जाएगा। और बच्चों ओनकोजीन्स जो होते हैं ना, ये जो कैंसर फॉर्मेशन होता है इसको प्रमोट करते हैं, कैंसर फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं। कौन से जीन बच्चों, ओनकोजीन्स। तो वो कह रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड कौन सा जीन है, तो बच्चों बरका1 जो जीन होता है ना, बरका1 जीन, बरका1 जीन आपका टीएसजी है। टीएसजी बोले तो ट्यूमर सप्रेसर जीन। अगर इस बरका जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाए, क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, और इसका फंक्शन लॉस हो जाए, ये जो काम करता था वो काम अभी नहीं कर पा रहा, तो हमें ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमें बच्चों, ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में, यस अनामिका मिश्रा, यस ब्रेस्ट कैंसर, यस, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है बच्चों वो क्या है, बी। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, बी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर देखो बच्चों, अगर आपसे बोला जाए कि ट्यूमर सप्रेसर जीन के अंदर म्यूटेशन हुई है जिसकी वजह से हो सकता है उनका फंक्शन लॉस हो गया, तो आप ये बोलोगे ना कि आप किसके लिए सस्पेक्टिबिलिटी शो कर रहे हो, आप एक पर्टिकुलर टाइप के कैंसर के लिए सस्पेक्टिबिलिटी शो कर रहे हो, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी के साथ, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना सिंपल क्वेश्चन है और कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है
एंटी कैंसर विटामिन इज, मतलब आपको एक ऐसा विटामिन का नाम बताना है जिसके पास एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी मिलती है। कितना अच्छा है, मतलब आप ऐसा कौन सा विटामिन ले सकते हैं जिसको आप क्या कर सकते हैं, एज एंटी कैंसर ड्रग यूज कर सकते हैं, एज एंटी कैंसर मॉलिक्यूल यूज कर सकते हैं, जो कैंसर होने से आपको बचाएगा। जल्दी से यहाँ पे आंसर देंगे आप लोगों के क्वेश्चन का, मैं आप लोगों के इस क्वेश्चन का आंसर का मैं रिप्लाई यहाँ पे वेट कर रही हूँ। जल्दी से रिप्लाई करेंगे, जल्दी से रिप्लाई करेंगे, क्विकली रिप्लाई चाहिए मुझे। बहुत लोग डी बी ऐसे सारे आंसर दे रहे हैं। करेक्ट आंसर दो, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर बहुत ही कम बच्चों का है, करेक्ट आंसर बहुत ही कम बच्चों का है यहाँ पे, बहुत ही कम बच्चों का करेक्ट आंसर है यहाँ पे। ये देखो बच्चों, मैं आपको बता देती हूँ एंटी कैंसर विटामिन बच्चों रेटिनोल होता है। कौन होता है? रेटिनोल। रेटिनोल क्या करता है बच्चों, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। देखो कैंसर कब होता है, ये एक सेल है, ये एबनॉर्मल सेल डिवीजन कर रहा है, मतलब जिस स्पीड से इसको सेल डिवीजन करनी चाहिए थी, ये उससे ज्यादा स्पीड से सेल डिवीजन करके एक एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है कैंसर बनना, मतलब बहुत सारे सेल्स जितना नॉर्मल कंडीशन में नहीं बनने चाहिए थे, उससे ज्यादा डिवीजन होके सेल्स ने एबनॉर्मली तरीके से ग्रोथ करी है, तो हमारी बॉडी में ट्यूमर का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया? ट्यूमर का फॉर्मेशन। तो ये जो रेटिनॉल है, ये एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी किस वजह से शो करता है बच्चों? देखो, जब सेल का नंबर बढ़ता है ना, जब सेल डिवाइड करते रहते हैं और उनका जो नंबर है, उनका जो अमाउंट है, उनका जो नंबर है वो बढ़ जाता है, तो बच्चों इस प्रॉपर्टी को सेल प्रोलिफरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल प्रोलिफरेशन। बट इस सेल प्रोलिफरेशन बच्चों, सेल प्रोलिफरेशन का मतलब होता है सेल का नंबर कंटिन्यूअसली बढ़ते रहना, ठीक है। तो ये होता है सेल प्रोलिफरेशन, ठीक है। तो रेटिनोल क्या करता है बच्चों? रेटिनोल सेल प्रोलिफरेशन को अरेस्ट करवा देता है, मतलब सेल जो इतना एबनॉर्मेलिटी से डिवाइड करे जा रहे हैं, रेटिनोल इस प्रॉपर्टी को सेल की अरेस्ट कर देता है। तो क्या होता है, कैंसर बनने के लिए जब आपको सेल का नंबर जो ज्यादा चाहिए होता है, आपको प्रोलिफरेशन ज्यादा चाहिए होता है, तो रेटिनोल इस पावर को क्या कर देता है? कम कर देता है। दूसरी बात बच्चों, ये एक सेल है, अगर इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं कि भाई तुम्हारा काम मैं फिक्स कर रही हूँ, तुम्हें जाके ये काम करना है, मतलब तुमने इस सेल को डिफरेंशिएट कर दिया, इसको स्पेसिफाइड कर दिया कि तुम्हारा फंक्शन अब क्या है, उस केस में ये सेल क्या करेगा? ये अपने आप के अंदर स्पेसिफिसिटी ढूंढेगा कि इसको फर्दर डिवाइड करना है या नहीं करना। अगर इसको मैंने किसी फंक्शन देके डिफरेंशिएट नहीं किया, इसका मतलब ये बेचारा क्या करता रहेगा? कंटिन्यूअस डिवीजन करता रहेगा, ठीक है। तो रेटिनोल क्या करता है? डिफरेंशिएशन का काम करवाता है। रेटिनोल बच्चों सेल डिफरेंशिएशन करवाता है, सेल को डिवीजन से रोकता है, उनको एक पर्टिकुलर फंक्शन असाइन करके। तो इस दो तरीके से रेटिनोल जो है कैंसर फॉर्मेशन को आगे बढ़ने से रोकता है और एज अ एंटी कैंसर ड्रग काम करता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्विकली रिप्लाई गाइस, इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये बात सब बच्चों को क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, इज इट क्लियर टू एवरीवन? खुशबू, अंजलि, मनीषा, अनामिका, सुषमा, महेश, इशिका, शिवानी, राशि, आयुषी, कौशल, जिसके नाम मैं पढ़ पा रही हूँ, इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताइए यहाँ पे, जल्दी से बताइए, क्या ये बात सबको क्लियर है? सेल प्रोलिफरेशन क्या होता है, सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये दो टर्म तुम्हें क्लियर है? कैंसर के रिस्पेक्ट में रेटिनोल क्या करता है, क्या नहीं करता, क्या ये बात तुम्हें क्लियर है? दोबारा बता देती हूँ, ठीक है। देखो, एंटी कैंसर मतलब तुम्हें कैंसर होने से रोकना है। तो कैंसर में क्या होता है, एक सेल जो है वो डिवाइड करता रहता है। तो रेटिनोल कहता है भाई तुम डिवाइड मत करो, तुम कोई पर्टिकुलर फंक्शन करो ताकि तुम इस डिवीजन का तुम्हारे ऊपर भूत सवार है, तुम्हारे ऊपर से उतर जाए। तो रेटिनोल कहता है भाई तुम सेल डिफरेंशिएट हो जाओ, तुम्हारा मैं सेल डिफरेंशिएशन करवा देता हूँ, तुम डिवीजन छोड़ के किसी और काम में लग जाओ, ठीक है। तो क्या होगा, अगर एक सेल डिवाइड करना छोड़ के किसी और काम में बिजी हो जाएगा, तो ये सेल डिवीजन जो है वो रुक जाएगी। दूसरा, सेल डिवीजन जब बहुत ज्यादा होती है तो सेल का जो गुच्छा बन के तैयार हो जाता है, सेल डिवाइड करता जा रहा है, सेल का नंबर इंक्रीज होता जा रहा है, इस प्रॉपर्टी को सेल प्रोलिफरेशन कहते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को भी रेटिनोल जो है अरेस्ट करवा देता है। एक सेल का प्रोलिफरेशन जो है रेटिनोल अरेस्ट करवा देता है ताकि एबनॉर्मल सेल डिवीजन ना हो और कैंसर बच जाए। तो इस तरीके से रेटिनोल आपका एंटी कैंसर विटामिन की तरह एक्ट करता है। इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जो बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से बायोलॉजी एकेडमी को सब्सक्राइब कर दें। और बाकी सारी एकेडमी है, काम एकेडमी, फिजिक्स एकेडमी, मैथ्स एकेडमी, तो आप अपने फ्रेंड्स को इस एकेडमी के बारे में बता सकते हैं ताकि उनका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो उस चैनल को ज्वाइन कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं विनब्लास्टिन अ कीमोथेरेपेटिक एजेंट इनहिबिट्स। एक यहाँ पे आपको ड्रग का नाम दिया हुआ है विनब्लास्टिन, इसका क्या काम है? एक आपको एक ड्रग का नाम दिया हुआ है जिसका नाम है विनब्लास्टिन, इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? बच्चों आपने सेल साइकिल पढ़ी होगी, सेल साइकिल एंड डिवीजन आपने पढ़ा होगा, सेल साइकिल एंड डिवीजन। आपको पता है सेल साइकिल के अंदर दो फेज होते हैं, कौन कौन से फेज होते हैं? एक होता है इंटरफेस और दूसरा होता है एम फेज। यस और नो? इंटरफेस के फर्दर तीन फेजेस होते हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। और एम फेज जो होता है वो 4 फेजेस में डिवाइड होता है। कौन कौन से फेज में? नंबर फर्स्ट होता है प्रोफेज, उसके बाद होता है बच्चों मेटाफेज, उसके बाद होता है बच्चों एनाफेज, और सबसे बाद में कौन सा फेज होता है बच्चों? टीलोफेज। ये बात सब बच्चों को पता होगी। तो बच्चों होता क्या है, ध्यान से देखेंगे, जब आप मेटाफेज की बात करते हो, जब आप एम फेज के मेटाफेज की बात करते हो, तो आपको पता है सेंटर पे ये जो मेटाफेजिक प्लेट है, यहाँ पे आके इस तरीके से क्रोमोसोम जो है अलाइन हो जाते हैं मेटाफेज में। जब आप मेटाफेज की तरफ जाते हो तो आपको पता है ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये इक्वेटर पे आके अलाइन हो जाते हैं, और दोनों तरफ से ऐसे स्पिंडल फाइबर आके इनसे जुड़ जाती है, दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर आके इनसे जुड़ जाती है। यस और नो? ये बात सब बच्चों को पता है। तो बच्चों ये जो स्पिंडल फाइबर होती है, ये जो आपकी स्पिंडल फाइबर होती है जो क्रोमोसोम से आके अटैच होती है, ये दरअसल यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है जो मैं पर्पल कलर से बना रही हूँ, जिसको काइनेटोकोर कहते हैं। क्या कहते हैं? काइनेटोकोर। काइनेटोकोर एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है, ठीक है। यहाँ पे क्रोमोसोम के ऊपर जो काइनेटोकोर प्रोटीन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे आके स्पिंडल फाइबर इनसे जुड़ती है। और बच्चों ये जो आपकी स्पिंडल फाइबर होती हैं, ये जो आपकी स्पिंडल फाइबर होती है बच्चों, ये एक स्पेशल प्रोटीन से, एक स्पेशल साइटोस्केलेटन प्रोटीन से बनी हुई होती है, जिसका नाम होता है माइक्रोट्यूब्यूल। क्या नाम होता है? माइक्रोट्यूब्यूल। इस तरीके से ऐसे एक माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरी माइक्रोट्यूब्यूल, तीसरी माइक्रोट्यूब्यूल, इस तरीके से बहुत सारी माइक्रोट्यूब्यूल जब आपस में ऐड होती हैं, ऐड होने का मतलब है बच्चों पॉलीमराइजेशन। व्हाट इज एडिशन? एडिशन का दूसरा नाम होता है पॉलीमराइजेशन। तो इस तरीके से जब माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन का पॉलीमराइजेशन होता है, तब जाके एक स्पिंडल फाइबर तैयार होती है। क्या तैयार होती है? कि स्पिंडल फाइबर तैयार होती है, ठीक है। तो अगर आपको सेल डिवीजन करवानी है तो आपको क्या चाहिए होगा? आपको स्पिंडल फाइबर चाहिए होगी। अगर स्पिंडल फाइबर नहीं होगी तो आपकी सेल डिवीजन हो ही नहीं सकती। तो ये स्पिंडल फाइबर बच्चों माइक्रोट्यूब्यूल के नाम के प्रोटीन से बनी हुई होती है। जब बहुत सारी माइक्रोट्यूब्यूल का पॉलीमराइजेशन मतलब एडिशन होता है, तब जाके स्पिंडल फाइबर बनती है। लेकिन ये जो विनब्लास्टिन कहानी में विलन की तरह काम कर रहा है, इसका काम क्या है बच्चों? ये विनब्लास्टिन क्या करता है? ये जो विनब्लास्टिन है ना, ये माइक्रोट्यूब्यूल का जो पॉलीमराइजेशन है इसको इनहिबिट कर देता है। माइक्रोट्यूब्यूल का जो पॉलीमराइजेशन है इसको ब्लॉक कर देता है। अगर माइक्रोट्यूब्यूल का पॉलीमराइजेशन नहीं होगा तो स्पिंडल फाइबर नहीं बनेगी। स्पिंडल फाइबर नहीं बनेगी, इसका मतलब बच्चों एक सेल डिवीजन नहीं कर सकता। तो अगर मैं बोलूं कैंसर का पेशेंट है, तो कैंसर के पेशेंट में तो एबनॉर्मल सेल डिवीजन होती है। तो अगर मैं किसी कैंसर के पेशेंट को विनब्लास्टिन दे दूं, तो वो क्या करेगा? वो मेटाफेज को अरेस्ट कर देगा, मतलब एक सेल साइकिल को कंप्लीट होने से रोक देगा, एक सेल जो है वो डिवीजन नहीं कर पाएगा, तो कैंसर होने से बचा जा सकता है। तो बच्चों विनब्लास्टिन का फंक्शन क्या होता है? विनब्लास्टिन जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल का पॉलीमराइजेशन इनहिबिट करता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से रिप्लाई करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मुझे सब बच्चों का रिप्लाई चाहिए, मुझे सब बच्चों का रिप्लाई चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो आपसे पूछा जाए विनब्लास्टिन एग्जैक्टली कहां पे अरेस्ट करता है, तो बच्चों ये सेल साइकिल के मेटाफेज पे अरेस्ट करता है। स्पिंडल फाइबर का बनने के लिए, इन ऑर्डर टू फॉर्म द स्पिंडल फाइबर, आपको माइक्रोट्यूब्यूल यूनिट का एडिशन करवाना पड़ता है। ऐसे 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 ऐड होकर स्पिंडल फाइबर बनता है। लेकिन ये पॉलीमराइजेशन जो माइक्रोट्यूब्यूल का है ये विनब्लास्टिन नहीं होने देता। तो कहानी में विलन की तरह कौन काम कर रहा है? कहानी में विलन की तरह एक था विलन मतलब क्या बोलेंगे? एक था विनब्लास्टिन जो सेल डिवीजन नहीं होने दे रहा था। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्रिस्टल क्लियर? ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। यस अर्नब, विनब्लास्टिन अगर कोई नॉर्मल सेल है, एक नॉर्मल सेल है, उसके अंदर भी अगर एक पेशेंट है जिसको कोई कैंसर वगैरह नहीं है, लेकिन उसने भी विनब्लास्टिन का इंटेक कर लिया, तो उसके अंदर भी नॉर्मल सेल डिवीजन जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। लेकिन बेटा नॉर्मली अगर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, तो मैं विनब्लास्टिन क्यों खाऊंगी? तो मैंने आपको एक इसकी एप्लीकेशन बताई है कि विनब्लास्टिन जनरली हम उन पेशेंट को देते हैं जिनके अंदर एबनॉर्मल सेल डिवीजन होती है। अगर मैं ठीक हूँ, मुझे आज के टाइम में भगवान की दया से कोई कैंसर नहीं है, ठीक है, तो अगर मैंने विनब्लास्टिन खा लिया
तो जाहिर सी बात है ये विनब्लास्टिन तो अपना काम करेगा ही करेगा, ये क्या करेगा, मेरे अंदर जाके सेल डिवीजन को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। लेकिन मैं क्यों खाऊंगी, लेकिन मैं विनब्लास्टिन क्यों खाऊंगी, मुझे कोई बीमारी थोड़ी है। तो आपका क्वेश्चन सही है कि अगर मैंने एक नॉर्मल पर्सन को, एक नॉर्मल सेल को विनब्लास्टिन दिया तो उसका काम सेम रहेगा, लेकिन ऑब्वियसली बात है नॉर्मल पर्सन को हम देंगे नहीं, ठीक है। हम इसको जनरली कैंसर पेशेंट्स को ही देते हैं, ठीक है। चलो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं S2R2YD। मैम ये सब ओल्ड ईयर क्वेश्चंस हैं CUET का, ठीक है बेटा। ये सब कुछ क्वेश्चंस इसमें प्रीवियस ईयर भी हैं, कुछ क्वेश्चंस इनमें एक्सपेक्टेड भी हैं जो इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, मिक्सिंग है सब क्वेश्चंस की, ठीक है बेटा। CUCET और CUET में कुछ फर्क नहीं है, पहले जिस एग्जाम का नाम CUCET था अब उसका नाम करके CUET कर दिया। पहले जिसको CUCET के नाम से जानते थे, जिसमें सिर्फ कुछ ही यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व थी, अब क्या किया है, ज्यादा यूनिवर्सिटीज ने मिलकर इस एंट्रेंस में पार्टिसिपेट किया है, तो अब इसका नाम हमने रख के CUCET की जगह CUET कर दिया। तो बात वही है, प्रीवियस ईयर मतलब आपको CUCET के क्वेश्चन से सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी के साथ हम लोग चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर देने जा रहा है, देखते हैं फटाफट यहाँ पे कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर देने जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द प्रोसेस बाय विच स्मॉल क्लस्टर ऑफ कैंसरस सेल्स डिसलॉज फ्रॉम अ ट्यूमर invade the blood or lymphatic vessel and are carried to other tissues where they continue to proliferate is termed as। ओहो कितना टफ क्वेश्चन दे दिया, कुछ भी टफ नहीं है, एक डेफिनेशन दी हुई है, अब इसको हम टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है द प्रोसेस बाय विच अ स्मॉल क्लस्टर ऑफ कैंसर सेल्स डिसलॉग फ्रॉम अ ट्यूमर। पहले इस लाइन को समझते हैं जिन बच्चों को क्वेश्चन समझ नहीं आया। वो कह रहा है एक ट्यूमर, यहाँ पे एक ट्यूमर बना हुआ था, डिसलॉज का मतलब होता है झड़ना, ठीक है। इस ट्यूमर वाले पोर्शन से छोटा सा पोर्शन अलग हो गया, छोटा सा पोर्शन अलग हो गया, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा क्लस्टर जो कैंसर सेल से ही बना हुआ है, ये छोटा सा पोर्शन जो है ट्यूमर से अलग हो गया। उसके आगे क्या कह रहा है, इन्वेड द ब्लड और लिम्फेटिक वेसल, और इस छोटे से गुच्छे ने, इस छोटे से क्लस्टर ने जाके ब्लड को इन्वेड कर दिया, मतलब ये ब्लड के अंदर जाके घुल गया। उसके बाद क्या कह रहा है, and carried to other tissues where they continue to proliferate is termed as। और ब्लड आपको पता है शरीर में ब्लड हर जगह प्रेजेंट है, अगर विश्वास नहीं है तो अपने आप को कहीं से भी हल्का सा खरोच लगा के देख लो, जहां जहां खरोच लगाओगे वहां वहां से खून निकलेगा। शरीर में कोई ऐसा अंग नहीं है, कोई ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ पे ब्लड ना हो। तो कह रहा है ये ब्लड तो अलग अलग पार्ट्स में जाएगा, तो जहां पे ब्लड जाएगा वहां पे ही कैंसरस टिश्यू भी जाएंगे, कैंसरस सेल भी जाएंगे, और जहां जाके कैंसरस सेल लुक गए वहां पे जाके वापस से अपना प्रोलिफरेशन की प्रॉपर्टी दिखाएंगे, मतलब एबनॉर्मल सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी दिखाएंगे, और यहाँ पे भी क्या बना देंगे, एक नया ट्यूमर बना देंगे, यहाँ जाके भी क्या बना देंगे, एक नया ट्यूमर बना देंगे। तो बच्चों कैंसर की इस प्रॉपर्टी को मेटास्टेसिस कहा जाता है। ये जो अजीब सी डेफिनेशन दी है ना, इसको मैं सिंपल टर्म्स में बता देती हूँ, मेटास्टेसिस क्या होता है। बट इज मेटास्टेसिस बच्चों जहां से एक ट्यूमर का ओरिजिन हुआ है, सपोज यहाँ पे कोई ट्यूमर बना है पहली बार बॉडी के अंदर, जहां से ट्यूमर का ओरिजिन हुआ है, यहाँ से कुछ सेल्स माइग्रेट करके किसी न्यू प्लेस पे, किसी न्यू प्लेस में बॉडी के अंदर जाके अगर ट्यूमर बनाते हैं तो कैंसर फैल रहा है। इसका मतलब क्या है कि कैंसर एक जगह से दूसरी जगह फैल रहा है। कैंसर की इस प्रॉपर्टी को बच्चों मेटास्टासिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेटास्टासिस कहा जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो बच्चों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, मेटास्टेसिस। ऐसा कैंसर जिसके पैर हैं, जो चल सकता है, जो इधर उधर फैल सकता है, ठीक है। तो कैंसर की इस प्रॉपर्टी को बच्चों मेटास्टेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस कहते हैं। अब बच्चों बात आती है नियोप्लाज्म क्या होता है। मैं आपको बाकी ऑप्शंस पे एक्सप्लेन कर देती हूँ नियोप्लाज्म क्या होता है, ठीक है। बच्चों नियोप्लाज्म का मतलब होता है एक नया, एक नया, ध्यान से सुनेंगे, एक नया और एबनॉर्मल ग्रोथ एक टिश्यू की। एक कोई टिश्यू है जिसमें बिल्कुल नई एक ग्रोथ हुई है जो बहुत ही ज्यादा एबनॉर्मल है, तो उसी प्रॉपर्टी को, उसी एक पोर्शन को हम लोग नियोप्लाज्म कहते हैं। नियोप्लाज्म मतलब न्यू एंड एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू। एक टिश्यू प्रेजेंट था बच्चों, एक टिश्यू प्रेजेंट था, ये देखेंगे एक टिश्यू प्रेजेंट था,
इस टिश्यू के अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ होने लग गई है सेल की, ठीक है, सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ होने लग गई है जो एकदम नई है, ठीक है, एकदम न्यू है। इसी पर्टिकुलर टिश्यू के इस पार्ट को नियोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? नियोप्लाज्म। तो नियोप्लाज्म जनरली हम लोग, जो नियोप्लाज्म टर्म है, जनरली हम लोग वो कैंसर के रिस्पेक्ट में ही यूज करते हैं, ठीक है। अब बात आती है एंजियोजेनेसिस क्या होता है। तो बच्चों जब कैंसर बनता है, जब ट्यूमर बन रहा है, नए नए सेल्स बन रहे हैं, तो आपके जो वो सेल्स बन रहे हैं उनको ब्लड सप्लाई भी चाहिए होगी, उनको ऑक्सीजन भी चाहिए होगी। तो ब्लड सप्लाई देने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए आपको नई नई ब्लड वेसल्स भी बनवानी पड़ेंगी। तो एंजियोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स। जब हम न्यू ब्लड वेसल्स बनवाते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को एंजियोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजियोजेनेसिस। अब एक वर्ड है डायापेडेसिस। अब एक और वर्ड है जो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, डायापेडेसिस। डायापेडेसिस क्या होता है? तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, ये जो आपकी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ध्यान से देखेंगे, हमारी जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ये जो हमारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है, तो ब्लड कैपिलरीज के अंदर ब्लड सेल्स प्रेजेंट है, यस और नो? ब्लड कैपिलरीज के अंदर बच्चों क्या प्रेजेंट है? ब्लड कैपिलरीज के अंदर ब्लड सेल्स प्रेजेंट है। ये ब्लड सेल्स जब ब्लड कैपिलरीज की वॉल को क्रॉस करके बाहर आ जाएं, तो इस स्पेशल प्रॉपर्टी को, इस स्पेशल प्रोसेस को डायापेडेसिस कहते हैं। मतलब द पैसेज ऑफ ब्लड सेल्स थ्रू द इंटैक्ट वॉल ऑफ कैपिलरीज। जो ब्लड कैपिलरीज की वॉल हैं, जो बिल्कुल इंटैक्ट होती हैं, इनको क्रॉस करके अगर ब्लड सेल्स बाहर आ रहे हैं, तो इस प्रॉपर्टी को डायापेडेसिस कहते हैं। मुझे पता है ये टर्म बहुत ही कम बच्चों को क्लियर होगा, बहुत ही कम बच्चों ने टर्म सुना होगा, लेकिन ये आपके लिए जानना जरूरी है। तो एंजियोजेनेसिस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, नियोप्लाज्म पे भी क्वेश्चन आ सकता है, मेटास्टेसिस पे कैसे आएगा वो बता दिया, और डायापेडेसिस क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मैं दोबारा बता देती हूँ, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं दोबारा बता देती हूँ। बात है डायापेडेसिस, पहली बार सुन रहे हैं डायापेडेसिस। डायापेडेसिस क्या होता है? व्हाट इज डायापेडेसिस? तो दोबारा सुनते हैं बच्चों कि डायापेडेसिस क्या होता है। जल्दबाजी हमें किसी चीज की नहीं है, जितने क्वेश्चन करेंगे उतने क्वेश्चन अच्छे से करेंगे, ये देखो डायापेडेसिस क्या है, ये है तुम्हारी ब्लड कैपिलरीज, ये है बच्चों तुम्हारी ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज के अंदर बच्चों ये है ब्लड कैपिलरीज की वॉल, ठीक है। और यहाँ पे प्रेजेंट है तुम्हारे ब्लड सेल्स, इनके अंदर तुम्हारे प्रेजेंट है बच्चों ब्लड सेल्स। ये ब्लड सेल्स ब्लड कैपिलरीज की जो कैपिलरीज की वॉल है, इनको क्रॉस करके बाहर आ रहे हैं। इसी प्रॉपर्टी को डायापेडेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? डायापेडेसिस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नियोप्लाज्म बता दो मैम दोबारा। बच्चों नियोप्लाज्म क्या होता है? ये टिश्यू है, ये हमारी बॉडी का कोई टिश्यू है, ठीक है। इस टिश्यू के अंदर एकदम नया आउटग्रोथ बनाए मतलब कैंसर की प्रॉपर्टी है, एक नई एबनॉर्मल आउटग्रोथ हमें नजर आ रही है इस टिश्यू की, जो नॉर्मल सेल्स में, जो नॉर्मल टिश्यू में नजर नहीं आ रही थी। तो ये जो नई एबनॉर्मल ग्रोथ बनती है किसी टिश्यू की, इसी को बच्चों नियोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नियोप्लाज्म। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और एंजियोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स। जहां पे ट्यूमर बनाए वहां के सेल्स को सप्लाई करने के लिए आपको नई नई ब्लड वेसल्स भी बनवानी पड़ेंगी। अरे उनको खाना पानी दोगे या नहीं दोगे, या भूखा मारोगे बेचारों को, तो उनको खाना पानी देने के लिए ब्लड वेसल्स है। और जब नई ब्लड वेसल्स बनती हैं तो बच्चों इस प्रॉपर्टी को एंजियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चों? एंजियोजेनेसिस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से मुझे रिप्लाई कर दीजिए, क्या ये बात तुम्हें क्लियर है? सब बच्चों का रिप्लाई चाहिए। अनुराग, अंश, समझ, चौहान, देवाप्रिय। किसी का नाम अगर गलत प्रोनाउंस कर दूं तो उसके लिए पहले से ही सॉरी, वरना तुम लोग बोलोगे मैम मेरा नाम ये नहीं है, ये है, ठीक है। संजना, हरीश, सोनल, प्राखर, साहिबा, चौहान, कौशल, महेश, किशोर, खुशबू, all the students which are present in today's session. Is it clear to everyone? Okay. So how's the Josh and how was the session? अभी कंटिन्यू चलेगा, मैं क्लास एंड नहीं कर रही हूँ, लेकिन अब तक जितना तुमने कैंसर के बारे में कुछ सीखा है, कैसा लगा सीख के? अरे मैम कुछ भी कह लीजिए आप, सब चलेगा हमें, ठीक है, जल्दी से बताओ जोश कैसा है? चलूं आगे, चले आगे। ओके, चलो करते हैं कंटिन्यू, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताओ मुझे इस क्वेश्चन का आंसर, तुम लोग दो पहले मुझे इस क्वेश्चन का आंसर,
जल्दी से इस क्वेश्चन का जो आंसर दो। ठीक है, देखो क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन वायरल बोर्न कैंसर वुड वाइड इज, वर्ल्ड वाइड होगा बेटा ये, वर्ल्ड वाइड। ठीक है, वो कह रहा है पूरी वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड वाइड में सबसे ज्यादा वायरल बोर्न कैंसर कौन सा है। अब आप बोलोगे मैम वायरल बोर्न कैंसर क्या होता है, तो बच्चा ऐसा ऐसा कैंसर जो वायरस की वजह से होता है उसको बोलते हैं वायरल बोर्न कैंसर। ऐसा कैंसर बच्चों जो किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है, उसको हम बोलते हैं वायरल बोर्न कैंसर। क्या बोलते हैं, वायरल बोर्न कैंसर। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको बता दूं जो सर्वाइकल, जो आपका सर्विकल कैंसर होता है ना, जो आपका सर्विकल कैंसर होता है, सर्वाइकल कैंसर जो आपका होता है बच्चों, वो सबसे ज्यादा कॉमन वायरल बोर्न कैंसर है पूरे वर्ल्ड में। ये कैंसर बच्चों, ये कैंसर एचपीवी की वजह से होता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सर्विकल कैंसर किसकी वजह से होता है, तो बच्चों ये कैंसर एचपीवी मतलब ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है बच्चों, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि ये कैंसर किसकी वजह से होता है, तो बच्चों ये कैंसर होता है आपका ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से। और ये वर्ल्ड वाइड होने वाला सबसे ज्यादा कॉमन वायरल बोर्न कैंसर है, ऐसा कैंसर जो एचपीवी की वजह से फैलता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से फैलता है। चले आगे, इज इट क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पे आंसर आपको पता चली गया है। अब ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आया, कितना अच्छा क्वेश्चन आया, बोल रहा है सेंट्रियोल डुप्लीकेशन इज, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन क्या है, बट इज सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। तो देखो बच्चों डुप्लीकेशन का मतलब तो होता है डबल, डबल मतलब अगर एक सेंट्रियोल प्रेजेंट है तो एक से दो कर दो, ये प्रोसेस क्या हो गया, डुप्लीकेशन। लेकिन बात आती है कि मैम ये सेंट्रियोल है ही क्या, हमें तो यही समझ नहीं आया आज तक कि बट इज सेंट्रियोल, सेंट्रियोल क्या होता है, सेंट्रियोल क्या होता है। तो बच्चों मैं बता दूं, सेंट्रियोल आपके पेयर्ड ऑर्गेनल्स होते हैं जो सेल के अंदर ही मिलते हैं। सेंट्रियोल आपके पेयर्ड ऑर्गेनल्स होते हैं जो किसके अंदर मिलते हैं, सेल के अंदर मिलते हैं। ये देखो ये एक सेल है, सेल के अंदर ये प्रेजेंट है आपका न्यूक्लियस। तो सेंट्रियोल इस तरीके से पेयर में मिलने वाले ऑर्गेनल्स होते हैं जो हमेशा न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर नहीं, न्यूक्लियस के पास। पोजीशन इनकी क्या होगी बच्चों, ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होंगे, लेकिन साइटोप्लाज्म में इधर उधर स्कैटर होके नहीं रहते, ये हमेशा न्यूक्लियस के पास रहते हैं। तो सेंट्रियोल बच्चों हमेशा इस तरीके से पेयर में मिलते हैं, और पेयर ऑफ सेंट्रियोल को सेंट्रोजोम कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रोजोम। सेंट्रियोल आपके पेयर्ड ऑर्गेनलीज हैं जो साइटोप्लाज्म में मिलते हैं एक सेल के, और हमेशा न्यूक्लियस के पास मिलते हैं, और सेंट्रियोल के एक पेयर को सेंट्रोजोम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सेंट्रोजोम। तो एक सेल के अंदर न्यूक्लियस की पोजीशन क्या होगी, सेल ऑर्गेनलीज की पोजीशन क्या होगी, ये सारा जो पोजीशनिंग का काम है ये कौन डिसाइड करता है, आपका सेंट्रियोल डिसाइड करते हैं। कौन डिसाइड करते हैं, सेंट्रियोल। तो बच्चों इन सेंट्रियोल का एक और फंक्शन होता है जो होता है सेल डिवीजन के अंदर। किसके अंदर होता है बच्चों, इन सेंट्रियोल का एक और फंक्शन होता है, वो होता है सेल डिवीजन के अंदर। सेल डिवीजन में बच्चों ये सेंट्रियोल क्या करते हैं, जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है उसमें ये सेंट्रियोल क्या करते हैं वो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। देखो बच्चों उसमें, देखो उसमें ये क्या करते हैं, आपको पता है, आपको पता है आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से मेटाफेज पे क्रोमोसोम को अलाइन करवाना है मेटाफेज में, जिसके लिए दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच हो जाती है क्रोमोसोम पे। मेटाफेज में जब ये क्रोमोसोम्स, जितने भी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, जब ये इक्वेटर पे अलाइन करते हैं, दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर आके अटैच हो जाती है, ताकि एनाफेज में ये जो क्रोमेटिड्स हैं आपस में क्या हो सके, अलग हो सके। यस और नो, यही होता है ना। तो बच्चों ये जो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं ना, ये आपका सेंट्रियोल से ही बनते हैं। ये जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं ना, ये सेंट्रियोल से ही बनते हैं। तो अगर आप अगर सेंट्रियोल का जो पेयर है इसको डबल नहीं करवाओगे तो सेंट्रियोल सिर्फ एक ही तरफ प्रेजेंट होगा, दूसरी तरफ प्रेजेंट नहीं होगा। और अगर सेंट्रियोल दोनों तरफ प्रेजेंट नहीं होंगे तो दोनों तरफ से स्पिंडल फाइबर नहीं बन पाएगी, तो सेल डिवीजन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो जिस तरीके से आपको डीएनए का एप्लीकेशन करवाना पड़ता है जस्ट टू मेक श्योर कि दोनों डॉटर के पास एक एक कॉपी डीएनए की जाए, वैसे ही हम एस फेज में जहां पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, वैसे ही हम लोग एस फेज में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी करवा देते हैं। किसका डुप्लीकेशन करवा देते हैं बच्चों, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी करवा देते हैं, ताकि स्पिंडल फाइबर्स दोनों तरफ से बन जाएं और सेल डिवीजन प्रॉपर तरीके से हो जाए। तो बच्चों मैं आपको एक और बात बताती हूँ,
सेल साइकिल एक फेज से जब दूसरे फेज में जाती है तो सेल के पास कान थोड़ी है कि मैं उनको बोल रही हूँ अरे अरे तुम जीवन से एस में जाओ, तुम एस से G2 में जाओ, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ और साइड बाय साइड अपने सेल को बोल रही हूँ अच्छा अच्छा सुनो सुनो अब तुम मेटाफेज से एनाफेज जाओ, ये सब थोड़ी है सेल के पास, यस और नो। तो बच्चों सेल साइकिल एक फेज से दूसरी फेज में कब जाएगी, ये सारा काम कुछ प्रोटीन डिसाइड करते हैं और उन प्रोटीन का नाम होता है साइक्लिन एंड सीडीके। क्या नाम होता है, साइक्लिन एंड सीडीके। तो एस फेज में जो सीडीके मिलता है उसको एस सीडीके कहते हैं, G1 फेज में जो सीडीके मिलेगा उसको G1 सीडीके कह देंगे, एम फेज में जो सीडीके मिलेगा उसको एम सीडीके कह देंगे, G2 फेज में जो सीडीके मिलेगा उसको G2 सीडीके कह देंगे। तो अब वो कह रहा है सेंट्रियोल डुप्लीकेशन क्या है, तो पढ़ते हैं बच्चों हम लोग पहला ऑप्शन कि सेंट्रियोल डुप्लीकेशन क्या है। तो सेंट्रियोल डुप्लीकेशन इज अ प्रोसेस दैट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सीडीके। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो एस सीडीके की प्रेजेंस में होता है। बिल्कुल सही बच्चों, एस सीडीके का मतलब कौन सा फेज हो गया, एस फेज। और अभी मैंने तुम्हें बताया ना, अभी मैंने तुम्हें बताया कि जो सेंट्रियोल डुप्लीकेशन है, अभी मैंने तुम्हें बताया कि जो सेंट्रियोल डुप्लीकेशन है बच्चों वो कौन से फेज में होता है, एस फेज में। इसका मतलब एस सीडीके की प्रेजेंस में क्या हो सकता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। तो बच्चों यहाँ पे पहला ऑप्शन ही क्या हो गया, करेक्ट। यहाँ पे पहला ऑप्शन ही क्या हो गया, करेक्ट। आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में। चलूं आगे, चलूं आगे। इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर एनाफेज टू बेगिन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट अकर। अब एनाफेज शुरू होने के लिए इनमें से किसका होना जरूरी है, वो कौन सा प्रोसेस है, जो कौन सा प्रोसेस है जिसकी वजह से एना फेज को प्रोसीड किया जा सकता है। तो बच्चों आपको मैंने बताया ना, सबसे पहले एम फेज के अंदर कौन सा फेज होता है, प्रोफेज। उसके बाद कौन सा फेज होता है बच्चों, मेटाफेज। मेटाफेज के बाद बच्चों कौन सा फेज होता है, एनाफेज। और एनाफेज आज सबसे एंड में कौन सा फेज होता है बच्चों, टीलोफेज। कौन सा फेज होता है, टीलोफेज। ठीक है, तो बच्चों मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनके पास जो दो पार्टनर, एक क्रोमोसोम के पास दो पार्टनर प्रेजेंट है ना, इनको बच्चों क्रोमेटिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, इनको सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। ठीक है, ये जो आपके एक क्रोमोसोम के पास दो पार्टनर प्रेजेंट है, इन दोनों पार्टनर को सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं इनको, इनको सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। ठीक है, तो मेटाफेज में इस तरीके से स्पिंडल फाइबर आके, इस तरीके से स्पिंडल फाइबर आके दोनों पोल से, दोनों साइड से क्रोमोसोम पे अटैच हो जाती है। ठीक है, और एनाफेज में क्या होता है बच्चों, एनाफेज में जो सिस्टर क्रोमेटिड पहले साथ में प्रेजेंट थे ना, ये अलग अलग हो जाते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से मूव कर जाते हैं, ये इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। तो बच्चों ये जो तुम्हारे सिस्टर क्रोमेटिड्स पहले साथ में प्रेजेंट थे ना, इनके बीच में मैं इस तरीके से दिखाती हूँ, ये जो सिस्टर क्रोमेटिड तुम्हारे साथ प्रेजेंट थे बच्चों, इनके बीच में ना एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन मिलता है जिसकी वजह से ये अटैच रहते हैं। उस प्रोटीन का नाम होता है कोहेसिन। क्या नाम होता है, कोहेसिन। ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं ना बच्चों, इनके बीच में एक स्पेशल अटैचिंग प्रोटीन मिलता है जिसका नाम होता है कोहेसिन। तो इस तरीके से ये कोहेसिन, ये एक सिस्टर क्रोमेटिड है, ये दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड है, ये कोहेसिन इनके बीच में प्रेजेंट होता है ताकि ये दोनों साथ साथ रहें। तो मेटाफेज में ये इस तरीके से देखो साथ साथ में है, मेटाफेज से देखो इस तरीके से साथ साथ में है। अगर तुम इस कोहेसिन का डिग्रेडेशन नहीं करवाओगे तो एनाफेज स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि एनाफेज के लिए इन दोनों का ऐसे अलग अलग होना है। ठीक है, तो हमें एनाफेज स्टार्ट करने के लिए ये जो कोहेसिन प्रेजेंट है इनको क्या करना पड़ता है, इनको क्लीव करना पड़ता है। और बच्चों ये जो काम है ना, ये जो काम है ये एक स्पेशल एंजाइम करके जाता है। कौन करके जाता है, एंजाइम करके जाता है। ठीक है, तो अब बताओ मुझे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, मैंने तुम्हें कंसेप्ट समझा दिया है। अब मुझे बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, मैंने तुम्हें कंसेप्ट समझा दिया है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। वेरी गुड, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, सी। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, कोहेसिन मस्ट बी क्लीव्ड एंजाइमेटिकली। अगर एनाफेज शुरू करना चाहते हो तो इस कोहेसिन नाम की बला से हमें छुटकारा दिलाना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन, चले आगे, इज इट क्लियर टू एवरीवन, चलूं आगे, इज इट क्लियर टू एवरीवन।
जल्दी से बताइए, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए। बहुत सारी लाइव चैट देखने देखने जा रही हूँ मैं, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है। देखो, बेफिजूल की बातें कोई बच्चा रीड नहीं करेगा और ना ही रिप्लाई करने की नीड है। फालतू की जो बातें हैं, जो फालतू की कॉन्वर्सेशन है, उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं वो सिर्फ अपना एक ही काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे। जो कंसेप्ट सिखाया जा रहा है उसको देखेंगे और आंसर करेंगे। अपना माइंड कहीं डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ, चौहान, महेश, आयुषी, आकाश, संजना, साक्षी, सोनल, ठीक है, और भी जितने भी बच्चे प्रेजेंट है, और भी जितने बच्चे प्रेजेंट है, ठीक है। चलो, ये देखो, ये देखो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, जल्दी से मुझे बताओ। ऐसा क्वेश्चन है, तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो मैंने तुम्हें अभी सबसे पहले बताया है। इस क्वेश्चन का आंसर तो मुझे तुम्ही से चाहिए। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर तुम्ही से चाहिए। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर तुम्ही से चाहिए। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर तुम्ही से चाहिए। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, सब बच्चों का आंसर सही आ रहा है यहाँ पे। अभी मैंने तुम्हें बताया तो, कनेक्टिव टिश्यू या मसल सेल्स के अंदर जब ट्यूमर ओरिजिन करता है, जब पहली बार ट्यूमर का फॉर्मेशन वहां पे होता है और मसल्स के अंदर या कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कैंसर होता है, तो उसको सार्कोमा कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं उसको? सार्कोमा। क्या कहते हैं बच्चों उसको? सार्कोमा। अभी तो मैंने तुम्हें फर्स्ट क्लास में बताया था, फर्स्ट क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन में, उसको क्या कहते हैं बच्चों? सार्कोमा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सार्कोमा। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सार्कोमा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैंसर अराइजिंग फ्रॉम एपिथेलियल सेल्स ऑफ द बॉडी। इसका आंसर भी तुम मुझे बताओ। इसका आंसर भी तुम मुझे बताओ। एपिथेलियल सेल से जो कैंसर होता है उसको क्या कहते हैं? बताया था ना, कैसे याद रखेंगे? ईसी। कैसे याद रखेंगे? ईसी मतलब एपिथेलियल सेल की वजह से, एपिथेलियल सेल के अंदर जो कैंसर ओरिजिनेट करता है उसको कार्सिनोमा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कार्सिनोमा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो, अभी मैंने तुम्हें बताया इसका आंसर, बस ये थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लिया। बस थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लिया। जस्ट मैंने तुम्हें अभी इस क्वेश्चन का कंसेप्ट समझाया है, ये थोड़ा घुमा फिरा के तुमसे पूछ लिया गया है। वो कह रहा है प्रोटीन डेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग सिस्टर क्रोमेटिड्स टुगेदर अलोंग देयर लेंथ until they separate at mitosis is। उस प्रोटीन का नाम बताओ जो इन सिस्टर क्रोमेटिड्स को आपस में हेल्ड करवा के रखते हैं। कब तक? जब तक माइटोसिस आने पे, एनाफेज आने पे ये सेपरेट नहीं होते। तो बच्चों उस प्रोटीन का नाम क्या है? कोहेसिन। क्या नाम है? कोहेसिन। क्या नाम है बच्चों? कोहेसिन। ठीक है, आ गई बात समझ में? चले आगे। वेरी गुड। अब ये बात आप लोग मुझे बताएंगे, देखते हैं इसका आंसर किस किस बच्चे को क्लियर है। इसी के साथ बच्चों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं ये बात किस किस को क्लियर है। आप सबने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज नाम सुना होगा, लेकिन क्या आप बच्चों को पता है कि एनाफेज दो टाइप का होता है, एनाफेज ए और एनाफेज बी? जल्दी से बताइए इसका आंसर। जल्दी से बताइए इसका आंसर। जल्दी से बताइए इसका आंसर। देखो, देखो मैं आपको सिखाती हूँ। वो कह रहा है विच अमोंग ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्टेज ऑफ माइटोसिस इन विच द स्पिंडल पोल्स मूव अपार्ट। देखो बच्चों, पहली बात तो स्पिंडल पोल्स क्या होते हैं आपको पता है ना। मेटाफेज में इस तरीके से क्रोमोसोम आके इक्वेटर पे अलाइन हो जाते हैं, और यहाँ पे जो आपके सेंट्रोसोम प्रेजेंट है, जिनके अंदर पेयर में सेंट्रियोल प्रेजेंट है, यहाँ से आपकी स्पिंडल फाइबर इस तरीके से अराइज होती है। यस और नो? यस और नो? तो अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ बच्चों। ये जो स्पिंडल पोल होते हैं ना, ये जो आपके स्पिंडल पोल होते हैं, ये क्या करते हैं? एक तो काम इनका होता है कि यहाँ पे जो काइनेटोकोर प्रेजेंट है
क्रोमोसोम के ऊपर जो काइनेटोकोर प्रेजेंट है, इस काइनेटोकोर के ऊपर जाओ और स्पिंडल फाइबर को अटैच करवा दो। तो ऐसी स्पिंडल फाइबर जो काइनेटोकोर से जाके जुड़ती है उनको काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर कहते हैं बच्चों। उनको कहते हैं काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। क्या कहते हैं बच्चों? उनको कहते हैं काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। उसके अलावा यहाँ पे कुछ शॉर्ट लेंथ के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको एस्टर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एस्टर्स। क्या कहते हैं? एस्टर। उसके अलावा क्या होता है, यहां से इस तरीके से दोनों स्पिंडल पोल से इस तरीके से लंबी लंबी कुछ और फाइबर्स भी निकलती हैं, कुछ और फाइबर्स भी निकलती हैं बच्चों, जिनको कहते हैं इंटरपोलर माइक्रोट्यूब्यूल। क्या कहते हैं? इंटरपोलर माइक्रोट्यूब्यूल। मतलब दो पोल के बीच में बनने वाली एक लाइन, और ये बनी किससे होती है बच्चों? माइक्रोट्यूब्यूल से ही बनी हुई होती है। एस्टर भी माइक्रोट्यूब्यूल से बने हैं, स्पिंडल फाइबर भी माइक्रोट्यूब्यूल से बनी है, और ये जो इंटरपोलर माइक्रोट्यूब्यूल है ये भी किससे बनी है बच्चों? ये भी बनी है तुम्हारी माइक्रोट्यूब्यूल से। तो बच्चों होता क्या है, एनाफेज ना दो टाइप का होता है। एनाफेज कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। पहले होता है एनाफेज ए। पहले कौन सा होता है बच्चों? पहले होता है एनाफेज ए। एनाफेज ए के अंदर क्या होता है? एनाफेज के अंदर ए के अंदर बच्चों क्या होता है? ध्यान से देखेंगे, ये वाली जो तुम्हारी काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर होती है ना, इसका डीपॉलीमराइजेशन होता है, इसकी लेंथ छोटी होती है, और तुम्हारे क्रोमोसोम्स जो है इनके क्रोमेटिड टूट के अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। इसका मतलब ये देखो, इसका मतलब ध्यान से देखेंगे, ये देखो, ये जो तुम्हारे दोनों तरफ स्पिंडल पोल प्रेजेंट है, थोड़ा बड़ा करके मैं बनाती हूँ ताकि एक ही डायग्राम में तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाए। ये देखो, ये देखो, इसका मतलब एनाफेज ए में क्या होता है, ये जो तुम्हारी काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर है ये छोटी होती है, और इस तरीके से जो क्रोमेटिड्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, ये दो काम होते हैं तुम्हारे एनाफेज ए में। लेकिन एनाफेज बी में क्या होता है? एनाफेज बी में क्या होता है बच्चों? अब हम वो देखते हैं कि मैम एनाफेज बी में क्या होता है। बच्चों एनाफेज बी में क्या होता है, तुम्हारे जो स्पिंडल, अब क्योंकि एक सेल के अंदर बच्चों, अब एक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स थे वो टूट के अलग अलग दोनों पोल पे पहुंच चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इस सेल के साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना है ताकि एक सेल से दो सेल बन जाए। तो इसकी वजह से बच्चों क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, ये जो स्पिंडल, क्योंकि हमें काम परफॉर्म करवाना है, तो ये जो स्पिंडल पोल है ना एनाफेज बी में, क्योंकि क्रोमोसोम तुम्हारे पास आ चुके हैं जो हमें चाहिए थे, तो अब ये जो स्पिंडल पोल है ना बच्चों, ये आपस में दूर होना स्टार्ट कर देते हैं। स्पिंडल पोल्स जो है आपस में दूर होना स्टार्ट कर देते हैं, और क्या होता है, अल्टीमेटली टीलोफेज आता है, और टीलोफेज के बाद इस साइटोप्लाज्म को हम डिवाइड करके एक सेल से दो सेल बना देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि स्पिंडल पोल्स कौन से पार्ट में अपार्ट होते हैं। स्पिंडल फाइबर नहीं पूछा, स्पिंडल फाइबर पूछता तो एनाफेज ए करके आते। स्पिंडल पोल कब दूर जाते हैं ताकि एक सेल जो है उसमें खिंचाव आए, और खिंचाव आएगा तो एक सेल अल्टीमेटली एक से दो में टूट जाएगा। स्पिंडल फाइबर्स अलग होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स छोटे किसमें होते हैं ताकि क्रोमोसोम अलग हो चुके हैं, एनाफेज ए में। लेकिन स्पिंडल पोल कब अलग होते हैं बच्चों? एनाफेज बी में। कब अलग होते हैं? एनाफेज बी में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। मुझे बताओ किस किस बच्चे को ये कंसेप्ट समझ नहीं आया। मैं दोबारा समझाऊंगी क्योंकि मुझे पता है बहुत बच्चों को इसके बारे में नहीं पता था, एनाफेज ए क्या होता है और एनाफेज बी क्या होता है। जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। बेटा अलग तो होते हैं, अलग तो होते हैं, लेकिन और दूर जाते हैं। आस्था, ऑलरेडी अलग होते हैं, लेकिन अब सेल को डिवाइड करना है तो ऐसे और ज्यादा दूर दूर जाते हैं ताकि सेल के बीच में कंस्ट्रिक्शन हो जाए और सेल डिवाइड हो जाए। आया समझ में? दोबारा बता देती हूँ, मैं दोबारा बता देती हूँ, मैं एक बार और बताऊंगी, बहुत बच्चों के लिए कंसेप्ट जो है वो नया है। कोई बात नहीं बच्चों, मैं एक बार और बताऊंगी, मैं एक बार और बता दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम 10 बार पूछो, तुम्हारा सिलेक्शन जरूरी है, तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर करना जरूरी है। देखो बच्चों ध्यान से देखते हैं हमने क्या किया। मैंने बोला एनाफेज दो टाइप का होता है। जब एनाफेज ए होता है ना, तो ये जो स्पिंडल पोल है ये क्या करती है, ये जो काइनेटोकोर वाली स्पिंडल फाइबर है जो क्रोमोसोम से जुड़ी हुई होती है, इसको छोटी कर देती है। तो इसने इस तरीके से इसको छोटी कर दिया। ठीक है, इसने क्या किया बच्चों, इस स्पिंडल फाइबर को छोटा कर दिया ताकि दोनों क्रोमोसोम, दोनों क्रोमेटिड अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर जाए। ठीक है, ये काम होता है एनाफेज ए का। किसका होता है? एनाफेज ए का। लेकिन अब एनाफेज बी कह रही है मैं भी तो कुछ करूंगी। एनाफेज बी कहती है कि तुमने क्रोमोसोम को अलग कर दिया, लेकिन मैं क्या करवाऊंगी, मैं इस स्पिंडल पोल को
मैं इस स्पिंडल पोल को और दूर खींच दूंगी ताकि सेल में खिंचाव पड़े और सेल डिवीजन हो जाए। तो एनाफेज बी क्या करती है, एनाफेज बी इस तरीके से स्पिंडल को और ज्यादा दूर कर देती है ताकि अल्टीमेटली एक सेल की क्या हो जाए, डिवीजन। तो यहाँ पे पूछा हुआ है स्पिंडल पोल कब मूव करते हैं एक दूसरे से दूर, दूर तो पहले से ही है, और दूर कब जाते हैं, एनाफेज बी में। कब जाते हैं, एनाफेज बी में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैम आप बहुत ईमानदारी से पढ़ा रहे हो, थैंक यू सो मच। उतनी ही ईमानदारी से आप लोग पढ़िए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। माइटोसिस से कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, माइटोसिस का जो एनाफेज है उसके भी ये दोनों पार्ट होते हैं, एनाफेज ए और एनाफेज बी। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताइए, क्या ये बात आप सब बच्चों को क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यही क्वेश्चन है ना, हाँ, इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ प्लांट सेल वाज ग्रोन इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड। एक प्लांट सेल था, एक प्लांट सेल था, ये रहा एक प्लांट सेल। इस प्लांट सेल को आपने एक टेस्ट ट्यूब में ग्रो करवाया और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट थे जो रेडियो एक्टिव थे। कैसे थे, रेडियो एक्टिव। वो कह रहा है द पार्ट फ्रॉम विच डीएनए इज बिल्ड। तो न्यूक्लियोटाइड से बच्चों क्या बनता है, डीएनए। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर न्यूक्लियोटाइड रेडियो लेबल्ड है तो डीएनए भी कैसा होगा, रेडियो लेबल्ड, क्योंकि इन्हीं रेडियो लेबल्ड न्यूक्लियोटाइड को यूज करके डीएनए बनेगा। फिर कह रहा है लेटर एग्जामिनेशन ऑफ द सेल शोड दैट द रेडियो एक्टिविटी टू बी कंसंट्रेटेड इन। वो कह रहा है बाद में हमने देखा कि रेडियो एक्टिविटी जो है वो सेल के किस ऑर्गेनली के अंदर कंसंट्रेटेड है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, पेरोक्सिसोम के अंदर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, या न्यूक्लियस के अंदर। बच्चों बच्चा बच्चा जानता है डीएनए कहाँ बनता है, डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए कहाँ बनता है, डीएनए का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में। कहाँ होता है, न्यूक्लियस में। तो जब डीएनए न्यूक्लियस के अंदर बनता है और ये डीएनए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड से बना है, तो रेडियो एक्टिविटी भी कहाँ पे दिखाई देगी, कहाँ पे कंसंट्रेटेड होगी, न्यूक्लियस में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? और आपको पता है ना आपकी मैराथन है, आपके मैराथन है जो सारी फैकल्टीज मिलके लेगी, 3-4 घंटे की मैराथन होगी। उन दोनों मैराथन को कोई मिस नहीं करेगा। स्पेशल मैराथन क्लासेस हैं आप लोगों के लिए, उन मैराथन को कोई बच्चा भी मिस नहीं करेगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो अभी नए जुड़े हैं सीयूटी के लिए, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप तुम लोग ज्वाइन कर लो। और एट लास्ट में पता है वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है और शेयर करना नहीं भूलना है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ बायोकेमिस्ट मेजर्ड द अमाउंट ऑफ डीएनए टू बी डबल्ड इन सेल्स ग्रोइंग इन स्टेजेस। एक बायोकेमिस्ट है जो कि डीएनए का अमाउंट डबल कहाँ हो रहा है उस स्टेज को जानना चाहता है। तो बच्चों मैंने अभी तुम्हें बताया सेल साइकिल के 2 फेज होते हैं, कौन कौन से बच्चों, बच्चा बच्चा जानता है, इंटरफेज और एम फेज। एम फेज जो है फर्दर कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 4 पार्ट्स में। और इंटरफेज कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 3 पार्ट्स में। कौन कौन सा, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। और एम फेज के कौन कौन से पार्ट होते हैं बच्चों, जल्दी से बताओ, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो एस फेज को बच्चों सिंथेटिक फेज कहते हैं, एस फेज को सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, क्योंकि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है बच्चों वो कौन से फेज में होता है, एस फेज में। सेंट्रियोल का भी जो डुप्लीकेशन होता है वो कौन से फेज होता है, में होता है, एस फेज में। तो ये जो एस फेज है बच्चों, ये जो एस फेज है ये G1 फेज और G2 फेज के बीच में आता है। तो कह रहा है एक बायोकेमिस्ट को अगर डीएनए का अमाउंट डबल मेजर करना है, मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन देखना है, तो उसको कहाँ देखना चाहिए, कौन कौन से फेज के बीच में, बिटवीन प्रोफेज एंड मेटाफेज। गलत, हमें तो एस फेज चाहिए, और एस फेज किसके बीच में आता है, G1 G2 के बीच में। तो कह रहा है ड्यूरिंग एम फेज, गलत, एस फेज तो इंटरफेज का पार्ट है। वो कह रहा है ड्यूरिंग G2 फेज एंड प्रोफेज, गलत। वो कह रहा है ड्यूरिंग बिटवीन
G1 एंड G2 फेस, हमें G1 और G2 फेस के बीच में देखना चाहिए। तो ये ऑप्शन बच्चों मुझे बिल्कुल सही नजर आ रहा है, क्योंकि G1 G2 फेस के बीच में कौन सा फेस लाई करता है? एस फेस। कौन सा फेस? एस फेस। चले आगे। तो राइट आंसर क्या हो गया बच्चों यहाँ पे? डी। राइट आंसर क्या हो गया? डी। जी नॉट फेस क्या होता है बच्चों? जी नॉट फेस को क्यूसेंट सेंटर भी कहते हैं, क्यूसेंट सेंटर भी कहते हैं। जी नॉट फेस में क्या होता है? एक सेल है, जैसे कि हार्ट के सेल्स होते हैं, ठीक है, उन सेल्स को अभी डिवाइड नहीं करना। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो अभी डिवाइड नहीं करना चाहते। एक बच्चे का क्वेश्चन है जी नॉट क्या होता है, ठीक है। कुछ ऐसे सेल्स है बच्चों जो अभी डिवाइड नहीं करना चाहते, लेकिन वो क्या करते हैं? वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं। वो सेल साइकिल से तो एग्जिट ले लेते हैं, क्योंकि सेल साइकिल में आएंगे तो डिवीजन हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं? वो सेल साइकिल से एग्जिट मार जाते हैं, लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं, ताकि जब भी जरूरत पड़े सेल साइकिल के अंदर आए और डिवीजन करें। तो ये सेल्स जो है हर टाइम डिवीजन शो नहीं करते हैं, ये मेटाबॉलिकली हमेशा एक्टिव होते हैं, लेकिन डिवीजन नहीं करते हैं, क्योंकि अभी जरूरत नहीं है। जब भी जरूरत पड़ेगी, जब भी रिक्वायरमेंट आएगी, ये वापस एक्टिव तो है ही मेटाबॉलिकली, सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो जब भी रिक्वायरमेंट आएगी डिवीजन की, क्या करेंगे? ये सेल साइकिल के अंदर एंट्री ले लेंगे और डिवीजन कर लेंगे। तो ये जो स्पेशल स्टेट होती है इसको जी नॉट कहते हैं, जिसमें एक सेल रेस्टिंग स्टेज में होता है, बट इट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्रिया, वो लाइव होगा, बाद में अपलोड हो जाएगा, बाद में वो रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड भी हो जाएगा, लेकिन पहले वो लाइव ही चलेगा। चले आगे। चले आगे। परऑक्सीजोम क्या होता है? बच्चा पूछ रहा है परऑक्सीजोम क्या होता है? परऑक्सीजोम कौन बताएगा? परऑक्सीजोम क्या होता है? बट परऑक्सीजोम, परऑक्सीजोम जो है एक सेल ऑर्गेनली होता है, जो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है बच्चों? सेल का डिटॉक्सिफिकेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। परऑक्सीजोम जो है, परऑक्सीजोम के अंदर बीटा ऑक्सीडेशन भी होता है, पता है ना आपको? तो ये सेल का डिटॉक्सिफिकेशन करने में हेल्प करता है परऑक्सीजोम। लिपिड मेटाबॉलिज्म में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। लिपिड्स जो होते हैं उनका ब्रेक डाउन, जो फैटी एसिड्स होते हैं उनका ब्रेक डाउन करवाता है परऑक्सीजोम्स। बीटा ऑक्सीडेशन होती है परऑक्सीजोम्स में, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड्स। और कोई डाउट किसी का? बिल्कुल सही बताया, परऑक्सीजोम डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ठीक है। और कोई डाउट है तो पूछ लो, और कोई डाउट है तो। और कोई डाउट है तो पूछ लो। बिल्कुल सही बताया, समाज ने बिल्कुल सही बताया। ओके, तो इसी के साथ, हाँ बेटा, सबसे ज्यादा तो G2 में होगा, सबसे ज्यादा G2 में होगा, लेकिन लेकिन बच्चों वो ग्रोइंग बात कर रहा है। ग्रोइंग, ग्रोइंग डीएनए जो है वो डबल में ग्रो कहाँ पे करना स्टार्ट हुआ है? एस फेज में, ठीक है। G2 में तो उसका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन सबसे ज्यादा जो ग्रोइंग स्टेज उसको देखने के लिए मिलेगी डीएनए की, वो कहाँ देखने के लिए मिलेगी? एस फेज में। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग करते हैं सेशन एंड, इसी के साथ हम लोग करते हैं सेशन एंड। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे हमें ऑप्शन के हिसाब से देखना है।